माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो बचा हुआ पार्ट्स था उसके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बचे हुए टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरे बच्चों, कल हम लोग शुरुआत किया था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बताया गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के थे। एक था मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा था आयनिक सॉलिड और तीसरा मेटालिक सॉलिड और लास्ट कोवैलेंट सॉलिड या इसी को नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है। तो ये 4 प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, जिसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड और आयनिक सॉलिड कल कंप्लीट हो चुका था और आज हम लोग मेटालिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग मेटालिक सॉलिड को समझते हैं। मेटालिक सॉलिड, इसका हिंदी होता है धात्विक ठोस। देखिए, धात्विक ठोस नाम से पता चल रहा है धातु के बारे में बताया जा रहा, मेटल के बारे में बताया जा रहा। तो सबसे पहले समझे कि मेटल क्या है। तो मेटल के बारे में आप लोग को बताया गया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड मेटल। इसका कहने का मतलब है कि धातु इसके आउटर इलेक्ट्रॉन में 1, 2, 3 आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होता है और वो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको त्याग कर देता है और त्याग करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अर्थात वो केटायन का निर्माण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो वैसा तत्व जो विद्युत धनात्मक हो उसी को हम लोग कहते हैं मेटल। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, विद्युत धनात्मक तत्व धातु कहलाता है। तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। तो मेटालिक सॉलिड या किसी भी प्रकार का सॉलिड हो, कल बताया गया था कि किसी भी प्रकार की सॉलिड को डिफिनेशन देने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और दूसरा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर मेटालिक सॉलिड की बात करें तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, इनके जो अवयवी कण है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हो गया वो मेटल का पॉजिटिव चार्ज है। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मेटल का पॉजिटिव चार्ज होगा। देखें, जैसे अगर इस मेटल की बात कर रहे हैं तो कोई भी मेटल है,
इस मेटल के आउटर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 1 2 3 होता है और वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो आया, ये जो मेटल का पॉजिटिव चार्ज है, इस मेटल के पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कैटायन कहते हैं या इसी को हम लोग कर्नल कहेंगे। ध्यान रहे, मेटल के पॉजिटिव आयन जो होता है, मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है, उस मेटल के पॉजिटिव चार्ज को कर्नल कहा जाता है। आपसे पूछे जाएंगे कि कर्नल क्या है। मेटल का जो पॉजिटिव आयन है चार्ज, इसको हम लोग पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं। तो ये जो मेटल का पॉजिटिव आयन है वही कहलाता है कर्नल। तो आपसे पूछे जा सकते हैं व्हाट इज कर्नल, तो बताना है मेटल पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कर्नल। तो मेटल के पॉजिटिव आयन को ही हम लोग कर्नल कहते हैं। किसी भी धातु का बाह्यतम कोष को छोड़कर, जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उस बाह्यतम कोष को छोड़कर बाकी सभी कोष नाभिक सहित जो संलग्न जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम लोग कहते हैं कर्नल। अगर इसका परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं कि बाह्यतम कोष को छोड़कर अंदर के समस्त कोष नाभिक सहित कर्नल कहलाता है। तो हम लोग मेटालिक सॉलिड की बात कर रहे थे। मेटालिक सॉलिड में बताया गया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ही मेटल कहलाता है। मेटल उसके आउटर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, उस आउटर इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो त्याग करने के बाद जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है, मेटल का जो पॉजिटिव आयन बनता है, उस मेटल के पॉजिटिव आयन को ही हम लोग कर्नल कहते हैं। तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, इनके जो अवयवी कण है, यही कर्नल अर्थात मेटल का पॉजिटिव आयन है। तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हो गया वो मेटल का पॉजिटिव आयन है। और इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। अब मेटालिक बॉन्ड है क्या चीज़, क्या है मेटालिक बॉन्ड, उसके बारे में बात करें। तो देखिए, ये जो मेटल है, इस मेटल के पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो उस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ बंधे होते हैं। मेटल का जो पॉजिटिव आयन होता है अर्थात जो कर्नल है, ये कर्नल जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ बंधे होते हैं। तो आकर्षण का वैसा बल जो कर्नल अर्थात मेटल का पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन से बंधा होता है, जिस बल के कारण मेटल का पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। ध्यान रहे, इस मेटालिक सॉलिड में जो आकर्षण का बल जो होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड का मतलब है कि मेटल का पॉजिटिव आयन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से बंधा है। तो मेटल का पॉजिटिव आयन जब इस फ्री इलेक्ट्रॉन से बंधे है तो उस आकर्षण के बल को हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो किसी भी प्रकार की ठोस को परिभाषा देने के लिए हम लोगों को ये दो चीज़ों की आवश्यकता होती थी। एक होता था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और दूसरा होता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अगर बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो मेटल का पॉजिटिव आयन है, और यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटालिक बॉन्ड है। तब इन दोनों की सहायता से हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि वैसा ठोस, धात्विक ठोस का परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वैसा ठोस जिसमें मेटल का पॉजिटिव आयन मेटालिक बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं,
तो वैसे ठोस को हम लोग कहते हैं मेटालिक सॉलिड। ध्यान रहे, मेटल का पॉजिटिव आयन मेटालिक बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं, तो उस प्रकार के ठोस को हम लोग कहते हैं मेटालिक सॉलिड। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल सभी प्रकार के धातु हो सकता है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब एग्जाम्पल है मेटालिक सॉलिड का। मतलब धातु, मेटालिक सॉलिड का मतलब है धातु। तो वैसा ठोस जिसके अवयवी कण मेटल का पॉजिटिव आयन होता है और मेटल का पॉजिटिव आयन मेटालिक बॉन्ड से बंधे होते हैं, तो उस प्रकार के ठोस को हम लोग कहते हैं धात्विक ठोस। इस धात्विक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जितने भी धात्विक ठोस होते हैं वो विद्युत का सुचालक होता है। इन धात्विक ठोस के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये लोग विद्युत का सुचालक होता है। ये जो धात्विक ठोस है वो द्रवित अवस्था में भी और ठोस अवस्था में भी, दोनों में इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए यह दोनों अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। जबकि आयनिक सॉलिड की बात करें, कल हम लोग देखा था आयनिक सॉलिड, उसमें अगर वो ठोस अवस्था में होता है तो ठोस अवस्था में उसके आयन जो होते हैं वो बंधे होते हैं, और बंधे होने के कारण वहाँ पर आयन ठोस अवस्था में मूव नहीं करता है, इसलिए आयनिक ठोस जो होता है वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अगर धात्विक ठोस की बात करें तो ठोस अवस्था में भी इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह ठोस अवस्था के साथ साथ गलित अवस्था दोनों में ये विद्युत का सुचालक होता है। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटालिक सॉलिड का प्रॉपर्टीज उनके नाम में ही लिखा हुआ है। ये मेटल्स, इनके नाम में ही उनका प्रॉपर्टी छिपा हुआ है। एम, मेटल का पहला अक्षर एम है, और एम से होता है मैलेबल। एम से होता है मैलेबल, जिसका मतलब होता है आघातवर्ध। आघातवर्ध, आघातवर्ध कहने का मतलब है कि किसी भी धातु का जो सीट है उसको हथौड़े से पीटा जाए तो वो चूर ना हो। हथौड़े से पीटने पर धातु एक सीट का निर्माण करेगा, उसको जिस रूप में ढालना है उस रूप में ढाला जा सकता है। उसको हैमरिंग करने पर यह क्रेक ना हो, टूटे नहीं। तो यह है मैलेबल। और दूसरा है ई, और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब जितने भी धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो आयन बनाएगा, आवेश बनाएगा, और आवेश बनाएगा तो आवेश का प्रवाह करेगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ये विद्युत का चालन करेगा, और विद्युत का जो चालन करता है उसी को हम लोग कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्थात जितने भी मेटालिक सॉलिड होते हैं वो विद्युत का सुचालक होता है। अगला है टी। टी का मतलब होता है टेंसाइल।
दैट मीन्स तन्य। मेटालिक सॉलिड तन्य होता है, उसको वायर के रूप में डाला जा सकता है। ए का मतलब होता है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु और फॉर्मेशन मतलब निर्माण करना। ये मिश्र धातु का निर्माण कर सकता है। और एल का मतलब होता है लस्चर। लस्चर का मतलब होता है एक विशेष चमक, जिसको धातुई चमक कहते हैं। और एस का मतलब है सॉलिड। दैट मीन्स सभी जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन इसका भी अपवाद है, और वो अपवाद है मरकरी। ये मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये था मेटालिक सॉलिड। अब इसके बाद अगला सॉलिड हम लोग देखेंगे, वो है कोवैलेंट सॉलिड, या उसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। तो अगला और लास्ट सॉलिड जो है वो है कोवैलेंट सॉलिड, या इसी को बोला जाता है नेटवर्क सॉलिड। तो फिर इसी प्रकार से यहाँ भी कि किसी भी ठोस को डिफिनेशन देने के लिए दो चीज़ की जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर भी सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो देखिए कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट नाम से स्पष्ट हो रहा है सहसंयोजक ठोस, और सहसंयोजक ठोस में सहसंयोजक बंधन होता है। इसका मतलब है कि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता चल चुका है। इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट सॉलिड का जो आकर्षण बल है वो है कोवैलेंट बॉन्ड सॉरी। और इनके जो अवयवी कण होगा, तो आपको मालूम होगा कि कोवैलेंट अगर बॉन्ड की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा बनता है, और इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा जो बंधन बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा परमाणु भाग लेता है, और वो भी जनरली अधातु। तो यहाँ से हमको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पता चल गया कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो होगा कोई परमाणु, लेकिन जनरली ये लोग जो होते हैं वो अधातु होते हैं, जनरली नॉन मेटल। तो यहाँ से हम लोगों को दोनों चीज़ पता चल चुका है कि अवयवी कण परमाणु है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो जब ये दो चीज़ पता चल जाए तो किसी भी ठोस का डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ से अगर कोवैलेंट सॉलिड का डिफिनेशन देना हो तो डिफिनेशन दे सकते हैं कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं, तो इस प्रकार के ठोस को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड। वैसा ठोस, ध्यान रहे, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं, तो उस प्रकार के ठोस को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड। तो किसी भी प्रकार का ठोस को डिफिनेशन देने के लिए यही इसी चीज़ की जरूरत होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का ठोस हो तो अवयवी कण और उनके आकर्षण बल को ज्ञात करें। ये दोनों चीज़ पता चल जाएगा तो परिभाषा आराम से दिया जा सकता है। तो अगर जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, जर्मेनियम, ये सब कोवैलेंट सॉलिड का उदाहरण है। और यहाँ पर ये जो परमाणु होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ कर एक विशाल अणु का निर्माण करता है, इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है।
ये सब जो परमाणु हैं, ये परमाणु चाहे वो डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, बहुत सारे परमाणु आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते बनाते एक विशाल अणु का निर्माण करता है, एक विशाल अणु का निर्माण करता है। इसलिए इसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। नेटवर्क का मतलब समझ में आ रहा है, बहुत सारे परमाणु एक दूसरे से जुड़ते जा रहा है, तो बहुत सारे परमाणु एक दूसरे से जुड़ता है, यही कारण है कि इसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। और ये कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है, ध्यान रहे, ये जो कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड होता है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। और आप लोग को 11th में पढ़ाया गया था कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो दिशात्मक प्रवृत्ति का होता है, और दिशात्मक प्रवृत्ति होने के कारण, ये दिशात्मक प्रवृत्ति होने के कारण यहाँ पर जो उनके परमाणु जो होते हैं वो प्रबल रूप से जुड़े होते हैं। और यही कारण है कि ये लोग जितने भी कोवैलेंट सॉलिड होते हैं वो अत्यंत कठोर होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं, क्योंकि ये दिशात्मक प्रवृत्ति होने के कारण प्रबल रूप से बंधे होते हैं, इसलिए इनका द्रव्यनांक और कथनांक भी उच्च होता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है ग्रेफाइट का, ये मुलायम होता है। ये लोग जो होते हैं वो विद्युत का जनरली कुचालक होता है। कोवैलेंट सॉलिड जो होता है वो जनरली विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन इसका एक अंतर, एक अपवाद ग्रेफाइट है जो कि विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पर देखें हम लोग कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हेक्सागोनल, इस तरह से बहुत सारे कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक बहुत ही विशाल अणु का निर्माण करता है, एक नेटवर्क सॉलिड का निर्माण करता है। बहुत सारे परमाणु आपस में इस तरह से जुड़ते जाते हैं, इस तरह से। इस प्रकार से ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। अगर इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो कहीं पे देखें कि इस ग्रेफाइट में ये जितने भी कॉर्नर है सब कार्बन है, तो प्रत्येक कार्बन देखें कि 1, 2 और 3, ये तीन कार्बन से बंधे हैं। ध्यान रहे कि प्रत्येक कार्बन जो होता है वो 3 अन्य कार्बन से बंधा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से घिरा है, अर्थात इसमें कार्बन का प्रसंकरण जो होता है वो sp2 होता है। ध्यान रहे, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण sp2 होता है, और sp2 प्रसंकरण होने के कारण, अर्थात प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़े होने के कारण कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त बच जाता है। कार्बन के आउटर इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, यहाँ 3 बंधन से बंधा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास मुक्त बच जाता है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है, इनके पास जो एक जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत का चालन करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत का चालन करता है। दैट मीन्स इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्यों? तो बताना है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होते हैं वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिनके कारण उसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक फ्री, एक स्वतंत्र, एक गतिशील इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत का चालन करता है। जबकि अगर डायमंड की बात करें हम लोग, तो डायमंड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इसमें जो है कि प्रत्येक कार्बन जो है वो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा है, इस तरह से। इस तरह से होता है। तो इसमें देखें कि अगर प्रत्येक कार्बन की बात करें तो वो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा है,
और जब 4 अन्य कार्बन से जुड़ा है अर्थात उसमें कार्बन का प्रसंकरण sp3 है, और जब 4 अन्य कार्बन से जुड़ा है इसका मतलब है कि इसके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा नहीं इसका मतलब है कि ये विद्युत का कुचालक होता है। तो ये था नेटवर्क सॉलिड या इस जिसको हम लोग कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के चारों टाइप्स हो गया कंप्लीट। सबसे पहला हम लोग कल देखा था मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके बाद आयनिक सॉलिड, और आज देखा हम लोग मेटालिक सॉलिड और फिर कोवैलेंट सॉलिड। अब इस चारों टाइप्स के जो सॉलिड हम लोगों ने पढ़ा, अब उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इन ठोस के गलनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इन ठोस को गलनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, और यह है क्वेश्चन। सोडियम फ्लोराइड है, HF है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है, HCl है और डाइक्लोरीन है। ये 4 प्रकार का ठोस दिया है और बोल रहा है कि इसको गलनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गलनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको पता करना पड़ेगा। किसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक हम लोग को ये पता नहीं चल पाएगा कि किस में आकर्षण बल ज़्यादा है, आकर्षण बल कम है, तो किसका द्रव्यमांक और किसका गलनांक ज़्यादा होगा। तो गलनांक को पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगा। तो देखते हैं कि सोडियम सब में कौन सा बल लग रहा है। तो सबसे पहला देखें कि अगर सोडियम फ्लोराइड है तो देखें कि एक सोडियम एक धातु है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और एक अधातु है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो सोडियम फ्लोराइड है, ये सोडियम फ्लोराइड एक प्रकार का आयनिक सॉलिड है, और जब ये आयनिक सॉलिड है इसका मतलब है कि इसके बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड में धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो बल लगता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। जबकि अगर HF की बात करें तो HF में क्या है कि किसी भी अणु का हाइड्रोजन जो है अधिक ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन के साथ जुड़ा है। डैट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्ड एक दुर्बल आकर्षण बल है। कल के वीडियो में बताया गया था कि बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 प्रकार का होता है, एक पोलर के बीच में, एक नॉन पोलर के बीच में, और एक कि किसी अणु का हाइड्रोजन अधिक ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ता था तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और अगर HCl की बात करें तो HCl में देखें कि यहाँ पर यह अधिक ऋणात्मक तत्व आंशिक रूप से माइनस, इधर आंशिक रूप से प्लस, लेकिन ये क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन ये पोलर है तो ये भी पोलर और ये भी पोलर, तो 2 पोलर अणुओं के बीच में जो बल लगता था वो डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। इसके बारे में कल के वीडियो में बताया गया था। फोर्स 3 प्रकार का, डाइपोल
इंटरएक्शन। जबकि अगर क्लोरीन की बात करें तो इस क्लोरीन में दो क्लोरीन आपस में जुड़ा है कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, लेकिन दोनों में से कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों पोलर नहीं है, नन पोलर है। और दो नन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कल बताया गया था कि दुर्बल बल, डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स लगता है। डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स लगता है। तब इसके सहायता से ये चारों फोर्स जब पता चल गया तब इसकी सहायता से हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ पर आकर्षण का बल स्ट्रांग है और कहाँ पर आकर्षण का बल वीक है। तो अगर आकर्षण की बल की बात करें तो सबसे स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सबसे दुर्बल होता है लंदन फोर्स। तो अब अगर इसका गलनांक का बढ़ते क्रम में सजाना है, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है तो सबसे कम अगर किसी का गलनांक है तो वो है क्लोरीन का, क्योंकि यहाँ पर दुर्बल आकर्षण बल लंदन बल है। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो डायपोल और डिस्पर्सन फोर्स की तुलना में प्रबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसके बाद इससे थोड़ा सा प्रबल होता है डायपोल इंटरेक्शन अर्थात HCl, और उससे ज़्यादा HF का जो है वो HCl से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इन दोनों की तुलना में प्रबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड में। इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है उनके गलनांक का, मेल्टिंग पॉइंट का। तो ये था क्वेश्चन कि गलनांक के बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित करना है तो सबसे ज़्यादा गलनांक होगा आयनिक कंपाउंड का और सबसे कम होगा नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, उसके बाद पोलर का और उससे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का। कल ये 3 प्रकार का सॉलिड बताया गया था। ये तीनों जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड ही है, ये तीनों जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता था वो 3 प्रकार का होता था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर। एक था नन पोलर, एक था पोलर और एक था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस प्रकार से अब अगला क्वेश्चन, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस तरह का, निम्न ठोस को क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय में वर्गीकृत करें। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत करें। और क्वेश्चन है पॉली यूरेथीन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। नेफ्थलीन,
बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, अगला है पोटेशियम नाइट्रेट, अगला है सेलोफेन, अगला है पॉलीविनाइल क्लोराइड, अगला है रेसा, कांच फाइबर ग्लास जिसको बोलते हैं, और अगला है तांबा। ये क्वेश्चन है और बोल रहा है कि इसको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में बांटना है, कि कौन क्रिस्टलीय और कौन अक्रिस्टलीय है। तो देखते हैं हम लोग कि क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन है और अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन है। तो सबसे पहला पॉलीयूरेथीन। पॉलीयूरेथीन ये एक प्रकार का पॉलीमर है, बहुलक। कल बताया गया था कि जितने भी बहुलक होते हैं सभी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो ये है अक्रिस्टलीय ठोस। अगला है नेफ्थलीन। ये नेफ्थलीन, इसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़ कर कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ करके नेफ्थलीन का निर्माण करता है, जिसका साइज ज़्यादा होता है। ये एक प्रकार का मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो ये एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। नेफ्थलीन ये क्रिस्टलीय ठोस है। बेंजोइक एसिड कार्बनिक कंपाउंड। ये बेंजोइक एसिड, इसमें भी कार्बन परमाणु आपस में जुड़ता है। तो ये भी एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। बेंजोइक एसिड क्रिस्टलीय ठोस। टेफ्लॉन एक प्रकार का पॉलीमर है। तो ये भी अक्रिस्टलीय ठोस है। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम एक प्रकार का धातु है, अर्थात धन आयन, और नाइट्रेट एक प्रकार का ऋण आयन है। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट भी क्रिस्टलीय ठोस है। सेलोफेन ये भी अक्रिस्टलीय ठोस है। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी अक्रिस्टलीय ठोस है, पॉलीमर है सब। रेसा कांच फाइबर ग्लास है। इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है, तो अक्रिस्टलीय ठोस है। ध्यान रहे, क्वार्टज जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस है।
और क्रिस्टलीय ठोस को अगर गर्म कर दें और गर्म करने के बाद बहुत तीव्र गति से उसको ठंडा कर देते हैं तो वो अक्रिस्टलीय ठोस में बदल जाता है। तो क्वार्टज एक क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन जब उसको गर्म करके बहुत तीव्र गति से ठंडा कर देंगे तो वो क्वार्टज ग्लास में बदल जाता है और वो भी एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, क्योंकि उसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो अनियमित हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार का ग्लास हो, चाहे वो सिर्फ कांच होता या वो फाइबर ग्लास है या वो क्वार्टज ग्लास है, तो वो सब अक्रिस्टलीय ठोस होता। और तांबा एक प्रकार का धातु है, और धातु दैट मीन्स धात्विक ठोस एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये तांबा क्रिस्टलीय ठोस है। तो इस प्रकार से ये चुनना था कि कौन क्रिस्टलीय ठोस है और कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट, 10+2 में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में कौन क्रिस्टलीय ठोस है। निम्न में कौन क्रिस्टलीय ठोस है? और ऑप्शन है निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? और ऑप्शन है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है कांच, और ऑप्शन डी है साधारण नमक। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस, हीरा एक प्रकार का क्रिस्टलीय है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय है, कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि साधारण नमक भी क्रिस्टलीय ठोस है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 10+2 में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, हीरा में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण होता है, और ऑप्शन होगा Sp, ऑप्शन बी Sp2, ऑप्शन सी Sp3 और ऑप्शन डी सभी। तो अभी पर बताया गया था कि हीरा में प्रत्येक कार्बन जो होता है वो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, अर्थात उसमें कार्बन का प्रसंकरण Sp3 होता है। अगर यही क्वेश्चन हीरा में ना कहकर अगर ग्रेफाइट में कह दे कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा, तो ग्रेफाइट के बारे में भी अभी संरचना बताया गया था कि उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, अर्थात उसमें कार्बन का प्रसंकरण Sp2 होता है। तो ये था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय से संबंधित क्वेश्चन। क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस और क्या होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसके आगे हम लोग अगले क्लास में यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, इकाई सेल। तो आज के लिए इतना ही, फिर बच्चों हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे।